नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। फंड में एंट्री की टाइमिंग जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है फंड से एग्जिट का प्लान भी बनाना। किसी फंड से निकलने का क्या हो पैमाना? अगर फंड लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो तो क्या फंड से एग्जिट करके उसी कैटेगरी के दूसरे फंड में स्विच करना सही है या फिर दूसरे एमसी के फंड में निवेश करें? फंड से निकलने पर कितना एग्जिट लोड लगता है और क्या फंड मैनेजर के बदलने से फंड के प्रदर्शन पर असर पड़ता है? करेंगे तमाम पहलुओं पर चर्चा। हमारे साथ हुए हैं दो खास एक्सपर्ट्स, उनका परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट। बहुत स्वागत करते हैं हेमंत जी और मोहित, आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है हमसे कि फंड से निकलने का सही समय क्या है। फंड में एंट्री का सही समय तो वो समय है जब से आपने सोच लिया कि आपको निवेश करना है, लेकिन कई बार जद्दोजहद होती है उस फंड से निकलने की। कई बार आपको लगता है कि आप फंस गए हैं। पर फंड का जो प्रदर्शन है ओवरऑल अगर हम समझे किन फैक्टर्स पर आधारित होता है? मोहित, अगर मैं आपसे समझूं, कौन से ऐसे जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस है जो किसी फंड के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं? जी स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए स्वाति, फंड के परफॉर्मेंस को हम दो नजरिए से देख सकते हैं। सबसे पहला तो एक इकोनॉमिक या मैक्रो नजरिया हो गया कि किस तरह का इकोनॉमी में रुख है, बाजार किस तरह से कर रहे हैं, यूएस मार्केट्स का क्या, ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल है, एफआईआई और डीआईआई निवेशक क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट साइकिल कहाँ पर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी चल रही है, क्या वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के फेवर में है, नहीं है, या किसी सेक्टर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक कारण होते हैं या जिन्हें हम मैक्रो फैक्टर्स बोल सकते हैं, जो कि ओवरऑल बाजार को इम्पैक्ट करते हैं। तो वो डेफिनेटली आपके इक्विटी फंड्स को भी इम्पैक्ट करेंगे, आपके डेट फंड्स को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा कारण, तो सबसे बड़ा फैक्टर हो गया वो। दूसरा फैक्टर जो कि हमारे कंट्रोल में है, ये फैक्टर्स कुछ ऐसे थे जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में है या जिसके ऊपर हमें आकलन करना होता है फंड का, वो होता है कि फंड मैनेजर कौन है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने कितने साइकिल्स का तजुर्बा हासिल किया है, उनका पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है गिरते हुए मार्केट में, गिरते हुए बाजार में। तो ये कुछ फंड मैनेजर के निर्धारित आकलन के मायने हो गए। और जो दूसरे मायने होते हैं वो ये होते हैं कि उस कैटेगरी में उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका कंपैरिजन पीयर ग्रुप के साथ में, बेंचमार्क के साथ में, एनुअलाइज रिटर्न्स आप देखेंगे, आप उनके रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे, आप उनका रिस्क पैरामीटर्स पे आकलन करेंगे कि रिस्क रेशियोज के तहत वो फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, यानी गिरते हुए मार्केट में या फॉलिंग मार्केट्स में कितना डाउनवर्ड प्रोटेक्शन आ रहा है उस फंड में, नहीं आ रहा है। कुछ दूसरे पैमाने वो होंगे जैसा कि फंड का ओवरऑल एयूएम क्या है, उसकी साइज कैसी है, उसके एक्सपेंस रेशियोज कैसे हैं। एंड जो एक और ओवर आर्किंग फैक्ट होता है वो ये होता है कि फंड मैनेजर का इन्वेस्टिंग स्टाइल और फिलॉसफी क्या है, कि वो किस तरह से निवेश करते हैं, यानी वैल्यू स्टाइल के इन्वेस्टर है, मोमेंटम स्टाइल के हैं, ग्रोथ का आकलन करते हैं, डिविडेंड डील के पीछे जाते हैं। तो ये सारे ही जो पैमाने होते हैं, इन सभी पैमानों के मापदंड पे आप एक किसी भी फंड का आकलन करते हैं और उसी के आधार पर आप उस फंड में निवेश भी करते हैं। और इन्हीं सभी पैमानों पे कुछ कुछ मायने पर आपको उस फंड की रेटिंग करते जानी होती है, और जहां पर ये पैमाने बिगड़ने लगते हैं वहीं से आपका एग्जिट का प्लान बनना भी शुरू होता है। ओके, पर ये नौबत ही क्यों आती है हेमंत जी? किसी फंड से निकलने का इरादा, किसी फंड से निकलने का प्लान, किसी फंड से निकलने की प्लानिंग कोई क्यों करेगा? कौन सी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है किसी निवेशक की फाइनेंशियल जर्नी में जब उनको लगता है कि नहीं, मुझे अब इस फंड से निकलना ही चाहिए? ये स्वाति, आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल शुरुआत में कहा, जितना इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन लेना कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कब किस फंड से निकलना है। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमारा जो प्रोसेस है वो काफी अच्छे से डिफाइन हुआ है। इन्वेस्टर्स काफी डिसिप्लिन हुए हैं, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। बट अभी भी हम कह सकते हैं कि एज एन इन्वेस्टर हम कभी कभी गिल्टी होते हैं कि हम जो हमारा एग्जिट है उसको हम प्रॉपरली प्लान नहीं करते, अचानक से निकल जाते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से, या हमें लगा कि परफॉर्मेंस खराब है। तो ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने पूछा मुझे कि कौन से कारण हो सकते हैं, क्यों ये ऐसी नौबत आए कि एज एन इन्वेस्टर मुझे किसी फंड से निकलना पड़े। सबसे पहला ऑब्वियसली इशू होता है परफॉर्मेंस का, क्योंकि हम ये ना भूलें कि हम किस लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम डिफरेंट एसेट क्लासेस को चुनते हैं, हम मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इसलिए आते हैं
क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं उनसे बेहतर हमको रिटर्न मिलेगी। तो ऑब्वियसली अगर वो जिस तरह की रिटर्न की मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर वो मुझे नहीं मिलती तो वो एक डेफिनेटली कारण होगा कि मैं उस फंड से निकलने का सोचूं, लेकिन उसको हमें प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव में डालने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी फंड ने 3 महीने या 6 महीने तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमने बिना कारण समझे वहां से हम निकल गए। ट्रैक करना बहुत जरूरी है, मे बी वंस इन क्वार्टर आप पोर्टफोलियो को ट्रैक कीजिए, लेकिन सिर्फ एग्जिट करने के लिए नहीं, समझने के लिए कि फंड की परफॉर्मेंस में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको परफॉर्मेंस को नीचे ला रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप लार्ज कैप फंड में हैं और आपने चुना है कि इतना एलोकेशन मेरा लार्ज कैप में होना चाहिए। लार्ज कैप एज ए सेगमेंट ने अगर अच्छा नहीं किया, लेकिन आपका जो फंड है वो अगर आप बेंचमार्क से देखें या पीयर ग्रुप की एवरेज से देखें तो उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि सेगमेंट ने अच्छा नहीं किया इसलिए आपका फंड रिटर्न अच्छा नहीं दिखा रहा है, तो वो कोई कारण नहीं हो सकता अनलेस आप डिसाइड करें कि मेरी एलोकेशन मुझे यहाँ पे चेंज करनी है। तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना है, थोड़ा समय देने की जरूरत है। हाँ, अगर चार पांच क्वार्टर हो गए मान लीजिए और आपको लगा कि पीयर ग्रुप के मुकाबले में आपका फंड अच्छा नहीं कर रहा, कोई उम्मीद नहीं है वहां से, तो ऑब्वियसली मे बी इट्स अ टाइम टू एग्जिट। एक तो वो हो गया। दूसरा, आपकी पर्सनल सिचुएशन में अगर बदलाव, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम एक टाइम होराइजन लेके चलते हैं 3 साल मान लीजिए, बाद में आपको पता चलता है कि 3 साल में मुझे पैसा शायद अगले 8-10 साल तक नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली आपको अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करने की जरूरत है। अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में तो मे बी आप इक्विटी फंड में चले जाएंगे। दूसरा, अगर आपका टाइम होराइजन कंप्लीट हो रहा है, आप नजदीक पहुंच रहे हैं, तो आप अपने गेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन फंड से निकल के, इक्विटी से निकल के आप मे बी हाइब्रिड या डेट में चले जाएंगे, राइट। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो आपकी पर्सनल सिचुएशन में बदलाव हो या कोई ऐसे फैक्टर्स हो जो आपको मजबूर करें कि आपको अपनी एसेट एलोकेशन चेंज करनी है, जैसे हमने बात की कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, तब ये एक इंपॉर्टेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपकी एसेट एलोकेशन ही सिग्निफिकेंटली मूव हो गई, मतलब मान लीजिए 10% या उससे ज्यादा मूव हो गई, तो फिर आपको रीबैलेंस करना होता है कि अगर इक्विटी बढ़ गई तो उसको वहां से पैसा निकाल के आप हाइब्रिड में या डेट में जाएं, या अगर नीचे चलेगी तो डेट से निकाल के आप वहां पे जाएं। तो ये कुछ कारण हैं जिस कारणों से आपको उन फंड से निकलना पड़ सकता है। तो कहीं पे परफॉर्मेंस, कहीं पे आपकी पर्सनल सिचुएशन, या फिर अगर आपकी एसेट एलोकेशन बदलती है, तब इन कारणों से आपको अपने फंड से एग्जिट करना पड़ सकता है। बिल्कुल सर। तो सर ने बहुत अच्छे से बताया, इलैबोरेट तरीके से बताया कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, क्या नौबत आ सकती है जब आपको लग सकता है कि ये मेरे फंड से एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी है। थोड़ा सा इन पर और अच्छे से और अगर चर्चा करें कुछ फैक्टर्स पर, जो कि एक बहुत ही आपके निवेश की जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो ये मोहित कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब आप अपने लक्ष्य के बेहद करीब होते हैं, तो आपको इक्विटी से डेट की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। तो इस टाइम का जो एग्जिट प्लान होता है वो कितना अलग होता है, कैसे होता है, और ये जो चेंज है, जो ये शिफ्ट है, इसको सक्सेसफुली कैसे अचीव किया जा सकता है कि आप इक्विटी से निकले, फिर आपने वो पैसा डेट में डाला 1 से 2 साल, और क्योंकि आप अपने लक्ष्य के बेहद करीब हैं, तो ये जो एग्जिट प्लान है इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए? जी स्वाति, ये कुछ हद तक ना, जिस तरह से एक डॉक्टर एक मरीज के साथ डेली बेसिस पे काम करता है, कि अगर आपकी कोई इलनेस है जिसके लिए आपको डॉक्टर ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब की है, तो आपका रेगुलर चेकअप करेगा, वो आपको बताएगा कि अभी इसकी मात्रा बढ़ाइए, इसकी मात्रा कम करिए, अभी इसमें ये बदलाव करिए, इसको इस तरह से ले जाइए। तो वैसा ही कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी और सफर का हाल होता है। तो जैसे एक उदाहरण लेता हूं, अगर आपने रिटायरमेंट गोल के लिए प्लान किया है, 60 साल पर आपको एक पर्टिकुलर धनराशि जुटानी थी, मान लीजिए वो रकम थी 5 करोड़ रुपए, ठीक है। अब अगर आप 58 साल पर हैं और आप देख रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, आपने जो भी फाइनेंशियल प्लान बनाया और आप अपने जो 5 करोड़ की धनराशि की जो रकम थी, आप उसके बिल्कुल करीब है, उसके आसपास है, उस रकम के ऊपर है, थोड़ा सा 5-10 लाख आगे पीछे हैं, राइट। तो आप बहुत करीब है अपने लक्ष्य के और आपके लिए बहुत ही अनिवार्य अमाउंट है, और इसके आगे आपके पास में कोई योजना नहीं है, राइट। तो आप उसी समय एज अ फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर सलाह देंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशन को अब टिल्ट कर दीजिए, अब इक्विटी से निकलकर आप इसे डेट की तरफ इसका रुख कर लीजिए, इसे सेफ कर लीजिए, सेफ गार्ड कर लीजिए, क्योंकि मार्केट का रुख, अगली चाल जो है अगले 6 महीने में, साल भर में आप इतना डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, राइट। और हम अपने कैपिटल के साथ में रिस्क नहीं ले सकते। तो वहां पर आप इमीडिएटली अपने लक्ष्य को देखते हुए, और लक्ष्य क्योंकि बहुत पास भी और आप लक्ष्य के बहुत करीब भी है, आप अपना
ट्रैक चेंज कर लेंगे, अपना एसेट एलोकेशन चेंज कर लेंगे। अब इसी परिस्थिति में अगर मान लिए कि आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं, आपको जो धनराशि जुटानी थी आप उसके बिल्कुल पास में भी नहीं पहुंचे हैं, तो आप थोड़ा सा और इसे समय देंगे। आप चाहेंगे कि और अगला 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अपने इक्विटी की स्ट्रेटेजी पे कायम रहे और देखें कि किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा सकते हैं, कितना पास अपने लक्ष्य के ले जा सकते हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है जहां पर कि जो निवेशक है उसकी लिक्विडिटी सिनेरियो ही चेंज हो चुका है। उन्हें रिटायरमेंट के लिए प्लान करना था, बट अब रिटायरमेंट पे जो कॉर्पस मिल रहा है वो हो सकता है बहुत बड़ा हो, उसका आकलन ठीक से नहीं किया गया हो, तो हो सकता है कि वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो वो इक्विटी में कुछ समय और बने रह सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी रिटायरमेंट की एज जो थी वो 60 से बढ़कर 62 हो गई हो, या फिर रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई कंसल्टेंसी का काम मिल गया हो, तो उनकी जो रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई है। तो फिर से आपको अपने गोल्स को और अपने एसेट एलोकेशन को ट्वीक करना पड़ेगा। तो मूल बात यह है स्वाति कि ये जो एलोकेशन है, कब आपको निकलना है और कितना बना रहना है, ये बहुत ही डायनेमिक है। ये हर मायने में चेंज होता रहता है, हर निवेशक के लिहाज से चेंज होता है, हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टेंस में चेंज होता है। बट अगर मोटा मोटी तरीके से इसे समझे, तो जब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और आप अपने लक्ष्य की जो रकम आपको जुटानी थी उसके काफी पास पहुंच चुके हैं, वो जुटा चुके हैं, तो आप 1 साल पहले, 2 साल पहले आप उसे सेव कर सकते हैं। उसे कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए आप डेट का रुख ले सकते हैं, अपने एसेट एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है किसी फंड से एग्जिट करने का कि आप लक्ष्य के बेहद करीब हैं और आपको इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना है। एक बड़ा फैक्टर है जिसमें हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि इस पर काफी ज्यादा तवज्जो निवेशकों ने देनी शुरू की और जिसका जिक्र भी अभी शो की शुरुआत में हुआ था, फंड मैनेजर का बदलना। एक बहुत ही फेमस फंड मैनेजर रहे हैं, दशकों का एक्सपीरियंस रहा है, जो एचडीएफसी एएमसी के साथ रहे, प्रशांत जैन। अब प्रशांत जी जब एचडीएफसी एएमसी से निकले तो जो फंड्स वो मैनेज कर रहे थे, उनके जो पुराने निवेशक थे, उनको मन में एक मिनट ये ख्याल भी आया होगा कि इतने फेमस, इतने एक्सपीरियंस, तजुर्बेगार अगर फंड मैनेजर निकले हैं तो फंड का भविष्य क्या रहेगा। तो फंड मैनेजर का जाना, फंड मैनेजर का बदलना, हेमंत जी, एक फंड को कैसे इम्पैक्ट करता है और क्या ये भी एक रीजन कई बार बनता है किसी के फंड एग्जिट करने का? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक कौन फंड मैनेजर है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और जैसे आपने एग्जांपल भी दिया। बट थोड़ी सी इसको समझते हैं बेसिकली कि फंड मैनेजर का रोल क्या है, फिर हम इस इशू पे आएंगे। देखिए, फंड मैनेजर का रोल ओवर द इयर्स थोड़ा बदला है, राइट। अभी आज के समय पे क्या होता है, आई थिंक ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है एज एन इन्वेस्टर हमें। मोस्ट फंड मैनेजर के जो फंड हाउसेज हैं उनके अंदर एक उनकी इन हाउस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है, राइट। एक ब्रॉड फिलॉसफी होती है, उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट कमेटी बनती है। इसमें डिफरेंट फंड मैनेजर्स और सीआईओ और कभी कभी बिजनेस हेड भी उसका पार्ट होते हैं। फिर एक फुल फ्लेजेड रिसर्च टीम होती है जहाँ पे अलग अलग एनालिस्ट है जो डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक करते हैं, जो फंड मैनेजर को अपनी इनपुट देते हैं कि हमें इन सेक्टर्स में ये और कौन सी कंपनी हमें अच्छी लग रही है, राइट। तो ये जो डिसीजन है और सबकी नोटिंग होती है कि क्या हमने डिसीजन लिया, तो ये एक तरीके से कलेक्टिव डिसीजन होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फंड मैनेजर का रोल कम होता है। कुछ डिसीजन फंड मैनेजर भी लेते हैं और इसीलिए शायद हम हमेशा कहते हैं कि फंड मैनेजर का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँ जिससे शायद मुझे लगता है सभी निवेशकों को वो समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आईपीएल का सीजन है, राइट। हम क्रिकेट में देखते हैं, कैप्टन है, टॉस करने जाते हैं, फील्ड के ऊपर सारे चेंजेस वो करते हैं, किसको ओवर देना है, सब कुछ वो करते हैं। लेकिन टीम में अगर आप देखें कौन कौन है, बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, ओवरऑल एक कोच है, साइकोलॉजिस्ट है, राइट। बहुत सारे लोग रहते हैं जो मैच से पहले मीटिंग भी करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है। लेकिन जब आप ग्राउंड पे आते हैं तो वो जो काफी सारे डिसीजन जो है वो कैप्टन लेते हैं, और इसीलिए जीत हो या हार हो तो क्रेडिट या फिर ब्लेम उनको ही जाता है। तो सेम चीज जो है वो फंड मैनेजर के साथ भी होती है, और आई थिंक उनका रोल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। आपने जिस एग्जाम्पल की बात की वो मैं कह दूं आपको, वो बहुत बड़े फंड मैनेजर थे। ऑब्वियसली डर ये था कि बाद में फंड हाउसेज का क्या होगा, लेकिन क्योंकि वो अच्छे फंड मैनेजर थे, क्योंकि उन्होंने प्रोसेसेस सेटअप किए हुए थे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट कमेटी है और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जब वो निकलते भी हैं आपने देखा कि फंड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि बाकी फंड मैनेजर भी उस प्रोसेस का हिस्सा थे। उनको पता था कि हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, किस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं, किस एनालिस्ट का क्या रोल है, राइट, कौन से सेक्टर्स को हम देख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता। अगर आप देखें कोई बदलाव हुआ है, कुछ समय दें, ऐसा नहीं कि अगले दिन आपको उस फंड से निकल जाना है।
समय दीजिए, देखिए वाकई में क्या कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं। अगर आपको लगे नहीं बदलाव हो रहा है, जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तब आप सोचिए। बट यूजुअली मुझे लगता है ये इन कारणों से जो मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन फंड मैनेजर का खुद का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली होता है। लेकिन अगर वैसा ही फंड मैनेजर, देखिए फर्क क्या होता है, अगर आप ये प्रोसेस नहीं रखेंगे तो आपको नया फंड मैनेजर वो चुनना पड़ेगा जिनकी सोच उनकी जैसी हो। लेकिन अगर आप एक ढांचे के अंदर काम कर रहे हो तो एक दूसरा फंड मैनेजर ढूंढना थोड़ा आसान होता है। तो फर्क पड़ सकता है, बट आई थिंक थोड़ा समय दीजिए देखने के लिए और फिर डिसाइड कीजिए कि फंड में बने रहना है या बाहर जाना है। बिल्कुल सर, आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर कहे। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। ब्रेक के बाद समझना जरूरी है कि आपका फंड बहुत समय से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो कितना समय आपको इंतजार करना चाहिए जिससे पहले आप फंड से निकलने की सोचें, और फिर एग्जिट लोड कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है एक फंड से निकलने के बाद। इस पर भी चर्चा थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। फंड से एग्जिट का क्या रहे प्लान, इस पर चल रही है खास चर्चा। मोहित गांग और हेमंत रस्तगी हमारे साथ हैं। मोहित, कई बार हमारा जो पोर्टफोलियो है वो वैसा रिटर्न नहीं देता है जैसा हमने एंटिसिपेट किया था। फंड नेगेटिव रिटर्न अगर बहुत समय से दे रहा हो तो किसी निवेशक को कितना इंतजार करना चाहिए जिससे पहले वो ये डिसाइड कर ले कि अब इस फंड से निकलने में ही भलाई है। जी मोहित। ओके, अभी हम अपने गेस्ट के पास वापस जाएंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि फंड से जो खराब प्रदर्शन होता है उसके पीछे के बड़े फैक्टर क्या होते हैं, क्योंकि फंड जो है उसका जो प्रदर्शन है अलग अलग साइकिल पर आधारित होता है और फंड के खराब प्रदर्शन के पीछे कई कारण होते हैं। अगर आप एक छोटी अवधि के लिए ही फंड के रिटर्न को देखेंगे, अगर आप सिर्फ 1 साल के रिटर्न के लिहाज से फंड के प्रदर्शन को सोच के समझ के उसको पैमाना बनाकर अगर आप निवेश करेंगे तो शायद वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड एक फंड का देखना जरूरी है जिससे पहले आप ये एक निर्णय लें कि आपको उस फंड से निकलना है। तभी ये भी कहा जाता है कि एक कोई नया फंड होता है उसको आप थोड़ा पहले पकने दें और उसके बाद जब वो थोड़ा सा बाजार में अलग अलग साइकिल्स में एक्सपेरिमेंट करें और अच्छे से पके, उसके बाद आप उस फंड में निवेश करें तो वो एक बेहतरीन तरीका हो सकता है किसी भी निवेशक के लिए समझने का, इसे एसेस करने का कि उन्हें उस फंड से निकलना है कि नहीं निकलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट लोड होता है, क्योंकि कई फंड्स का एग्जिट लोड होता है। अगर आप समय से पहले उस फंड से निकल जाएंगे तो एग्जिट लोड आपको उठाना पड़ सकता है। वेरी क्विकली मोहित, फंड का खराब प्रदर्शन कितने समय तक इंतजार करना चाहिए जिससे पहले एग्जिट प्लान बनाएं? जी स्वाति, तो देखिए जब भी हम इक्विटी में निवेश करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है, हम सभी निवेशकों को ये बोलते हैं कि कम से कम 3 से 5 साल का दायरा आपके पास होना ही चाहिए। उसके बिना इक्विटी में निवेश करना बिल्कुल भी सही विकल्प नहीं है। बिकॉज इक्विटी मार्केट बाय डिफॉल्ट बहुत ही वोलेटाइल मार्केट्स होते हैं, उतार चढ़ाव चला रहता है, बना रहता है किसी भी छोटे से छोटे कारण से जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। वो जियोपॉलिटिकल भी हो सकता है, वो सरकारी भी हो सकता है, वो मैक्रो भी हो सकता है और वो कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकता है। मार्केट्स कभी भी नीचे का रुख कर सकते हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है कम से कम 5 साल के लिए। और जहां तक पोर्टफोलियो की स्कीम की आकलन का बात है, वो भी आप मिनिमम 3 साल किसी भी स्कीम को समय दीजिए ये देखने के लिए कि उसका प्रदर्शन कैसा है। 3 साल में अगर कंसिस्टेंटली आपकी स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है, और अंडर परफॉर्मेंस का तात्पर्य यह है कि स्कीम पीयर ग्रुप में भी बहुत बेकार प्रदर्शन कर रही है और स्कीम बेंचमार्क के कंपैरिजन में भी बहुत बेकार प्रदर्शन कर रही है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास में लार्ज कैप स्कीम है तो आप उसे निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स से कंपेयर करेंगे। आप लार्ज कैप स्कीम के प्रदर्शन को मिड कैप स्कीम से कंपेयर कर ये नहीं कह सकते कि स्कीम खराब प्रदर्शन कर रही है। तो उसकी कैटेगरी में उसका एवरेज क्या है, दूसरे लार्ज कैप स्कीम कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और आपका जो बेंचमार्क है वो कैसा रिटर्न दे रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखते हैं कि कंसिस्टेंटली, और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा शब्द है यहाँ पर, मतलब रेगुलरली अगर आपकी स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है, देखिए 1 क्वार्टर का अंडर परफॉर्मेंस, 6 महीने का अंडर परफॉर्मेंस कोई भी स्कीम कभी भी दे सकती है। पर अगर स्कीम लगातार 3 साल तक कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है तो फिर आपको वहां से एग्जिट करना होगा। बिल्कुल। और एग्जिट लोड भी एक फैक्टर है हेमंत जी जिसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई एएमसी है वो किसी फंड से निकलने पर भी चार्ज वसूलती है। क्या ये जेब पर भारी भी पड़ सकता है?
ये बात सही है, ठीक है, एग्जिट लोड होता है, ऑब्वियसली वो कुछ समय के लिए होता है, ऐसा नहीं कि अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करें तो एग्जिट लोड होता है। ऑब्वियसली जब हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे आप मान लीजिए विद इन 1 ईयर किसी फंड से निकल रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप किसी इक्विटी फंड में हैं, आपको कुछ समय देना पड़ेगा, आपको कारण जानने पड़ेंगे कि किस कारण से आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, क्या सेगमेंट ने अच्छा नहीं किया, या जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फिलोसफी काम नहीं कर रही है। अगर आपको उसको बिलीव है तो समय दीजिए। एग्जिट लोड तभी आएगा जब आप थोड़े जल्दी से किसी फंड से निकलना चाहें, बट इसलिए मैंने कहा कि वो एक फैक्टर जरूर हो सकता है। अगर आपको लगता है आप गलत फंड में आ गए तो फिर आप आधा परसेंट 1% एग्जिट लोड की चिंता नहीं करेंगे, आप निकलेंगे और सही डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप सही फंड में हैं तो जल्दबाजी में एग्जिट लोड देने का कोई मतलब नहीं है। तो एक फैक्टर हो सकता है, बट जैसा मैंने कहा वो डिपेंड करता है आपकी डिसीजन मेकिंग की अप्रोच कैसी। तो हमने समझा फंड से निकलने के क्या हो पैमाने, तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हेमंत जी और मोहित, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में शामिल होने के लिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं खास बातचीत। सैमको ग्रुप लेकर आ रहा है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, और इस फंड की खासियत के बारे में सैमको ग्रुप के ग्रुप सीईओ जिमित मोदी से बात की हमारे संवाददाता सहयोगी सौरभ पांडे ने। ये हम सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड एज एन एनएफओ लेके आए हैं, जिसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है कि ये स्पेशल सिचुएशंस में अधिकतर इन्वेस्ट करे जाता है। एटलीस्ट 80% ऑफ द फंड ये स्पेशल सिचुएशंस में इन्वेस्ट होगा। और ये स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग में जो सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज की स्ट्रेटजी है उसे हम एक डिसरप्शन स्ट्रेटजी कहते हैं, कि जिसमें डिजिटाइजेशन हो गया, इनसाइडर मिरर ट्रेडिंग करके एक स्ट्रैटेजी है। तो हमने 10 अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, सब स्ट्रैटेजीज जो स्पेशल सिचुएशंस को कैप्चर करती है। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हो गए, स्पिन ऑफ्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, अंडर वैल्यूड होल्डिंग कंपनीज, और जो नए इमर्जिंग सेक्टर्स है। तो इन 10 यूनिक सब स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके उसका एक ये फंड बनाया गया है जो सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये क्या है कि अल्टीमेटली ये कोई स्पेसिफिक स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप टाइप के कैटेगरी का फंड नहीं है। जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां ये फंड इन्वेस्ट कर पाएगा। दूसरी की ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़िया है ये फंड में। जब भी आप कोई थीमेटिक फंड करते हो तो एक्चुअली उसमें पैसा जब थीम चल रही है तभी बनता है, बट थीम अगर चलना बंद हो गई तो पैसा अल्टीमेटली इन्वेस्टर अटक जाता है। वेरएज ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज जैसे फंड में वो अगर हम लेट से ऑटो चल रहा है तो हम ऑटो में इन्वेस्टेड रहेंगे, डिफेंस चल रहा है तो डिफेंस में, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिलती है। एंड वो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इससे क्या होता है, इन्वेस्टर को बार बार टैक्सेशन भी नहीं लगता है कि आपने ऑटो फंड लिए, ऑटो फंड बेचे, डिफेंस फंड लिए, डिफेंस फंड बेचे, तो इसमें हर बार आप ले बेच करोगे तो आपको टैक्स लगेगा। उसके बदले अभी बिकॉज हम ये इंटरनली एज अ फंड मैनेज करते हैं एंड वी मेक श्योर दैट वी आर इन द राइट सेक्टर्स, द ट्रेंडिंग सेक्टर्स, तो उससे इन्वेस्टर का टैक्स इम्प्लीकेशन भी काफी बेनिफिशियल हो जाता है। सो ये की हाईलाइट्स है, ये की स्ट्रेटजी है। सम इन सब्सटेंस 10 सब स्ट्रेटजी इन वन फंड, ये है सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। इसके साथ मनी गुरु में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।